हरे कृष्णा, वेलकम टू चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एविडेंस के बारे में। अगर इंडियन एविडेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे। ऑब्वियसली हम लोग बीएससी भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़े, तो इसमें हम लोग एविडेंस के बारे में पढ़ेंगे, एविडेंस की डेफिनेशन। तो याद करना इजी होगा, ई फॉर एविडेंस और ईसीए लिखा है, तो इतनी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। देखो सेक्शन लर्न करना ईजी है। अब ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन इतनी छोटी सी दे रखी थी इंडियन एविडेंस एक्ट में, बहुत छोटी सी दे रखी थी, ठीक है। मतलब अगर बोलूँ मिला जुला के, तो बस यही बात सामने आ रही थी कि जो एविडेंस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। मतलब मोटा मोटा ऊपर ऊपर का बोलूँ तो ओरल होता है, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट्री होता है। और जो ओरल है उसे फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। एक इसमें होता है डायरेक्ट और एक होता है इसमें हियर से। अब यहीं पे जो डॉक्यूमेंट्री है इसको भी दो कैटेगरीज में बांट दिया। एक होता है इसमें से प्राइमरी और दूसरा होता है हमारे पास सेकेंडरी। तो यही मोटी मोटी बात कही गई थी। तो जो फिलहाल जो चेंज आया, मतलब इतनी इनकम्प्लीट डेफिनेशन थी ना, इतनी इनकम्प्लीट डेफिनेशन थी एविडेंस की। मतलब आयरनी देखो, ये है इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, एविडेंस एक्ट है जिसमें एविडेंस ही नहीं ठीक से डिफाइंड। सोचो क्या कंडीशन है। तो बीएससी में आई वाज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा डिटेल्ड डेफिनेशन होगा, बट बीएससी में भी कुछ खास नहीं हुआ। बस इसमें लिख दिया कि एविडेंस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी हो सकता है, बस ये इम्प्रूवमेंट है, बाकी तो सब सेम ही है। तो आखिर एविडेंस क्या होता है? एविडेंस अगर फिप्सन की बात पढ़ें या फिर फिप्सन या फिर कह लो लेमैन की भाषा में बोले, तो एविडेंस बेसिकली बस यही होता है कि ऐसी भी टेस्टिमनी, ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया, ये जो टेस्टिमनी है ना, इसे कोर्ट अलाउ करती है ना। और क्या करती है, मतलब बेसिकली इसका मेन काम रहता है, इसका पर्पस ये रहता है कि कोई भी जो डिस्प्यूटेड फैक्ट रहता है उसे प्रूफ या फिर डिसप्रूफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। दैट्स इट। कोई भी टेस्टिमनी जिसे कोर्ट अलाउ करती है, जैसे जो भी डिस्प्यूटेड फैक्ट है ना, उसे हम लोग प्रूफ, जो भी हमारा फैक्ट इन इशू है ना, इशू इन फैक्ट जिसके हम लोग बात कर रहे थे, उसे प्रूफ या डिसप्रूफ किया जा सके, बस यही मेन मकसद होता है एविडेंस का। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन से रिलेटेड, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि एविडेंस क्या है, जो कि आप थोड़ा बहुत समझ ही गए होंगे। फिर ये डेफिनेशन जो एविडेंस की, वो उसे कंप्लीट क्यों नहीं माना जाता, उसे इनकम्प्लीट क्यों कहा जाता है। फिर अलग अलग तरीके के हम लोग एविडेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर सर्कमस्टांशियल एविडेंस, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, फिर इसकी क्या एविडेंशियली वैल्यू है ना। तो ये सारी चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे नेचुरल विटनेस, चाइल्ड विटनेस, अकम्पलिश, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डेफिनेशन जो है ये कंप्लीट क्यों नहीं है, इसे इनकम्प्लीट क्यों कहा जाता है। आखिर क्या रीज़न है कि मतलब जो एक्ट है ना, वही नहीं डिफाइंड। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये इसमें रियल एविडेंस नहीं इंक्लूडेड, सबसे बड़ा इसका लूप होल है। अब ये जो बातें हैं, आप बीएससी के कंटेक्स्ट में पढ़ो या इंडियन एविडेंस एक्ट के कंटेक्स्ट में पढ़ो, सेम ही बात है, ठीक है। जो डिफरेंस आ रहा है मैं आपको बता दे रही हूँ। तो रियल एविडेंस नहीं है इसके अंदर। रियल एविडेंस का मतलब क्या होता है, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल, जहाँ पे ये क्राइम हुआ है, ठीक है, वहाँ पे क्या कहते हैं कि किसी तरीके का नाइफ मिला है, ठीक है, चाकू मिला है, नाइफ मिला है, या गन मिली है, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं कि स्टेन्ड कपड़े मिले हैं, ब्लड स्टेन्ड क्लोथ मिला है ना। तो ये सारी चीज़ें मिली हैं, तो ये क्या है, ये रियल एविडेंसेस हैं, राइट। अब इस डेफिनेशन में बता दो कहाँ पे, जो मैंने भी आपको जो डेफिनेशन बताई, जो जस्ट पिछले ही स्लाइड में था, क्या था, मतलब क्या ये रियल एविडेंस इंक्लूडेड है। और ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यही नहीं इंक्लूडेड। पहला ये, दूसरा बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो नहीं है, हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम कवर करें, ठीक है। अब हमने ओरल एविडेंस इंक्लूड तो किया है, लेकिन हमने ओरल एविडेंस जो अक्यूज देता है उसके बारे में तो कहीं नहीं मेंशन। मतलब एडमिशन और कन्फेशन नहीं इंक्लूडेड ओरल एविडेंस की डेफिनेशन में। एडमिशन और कन्फेशन नहीं इंक्लूडेड। क्या एडमिशन और कन्फेशन की कोई वैल्यू नहीं है? बिल्कुल वैल्यू है, बट वो नहीं इंक्लूडेड। अब तीसरा जो है प्रिजम्पशंस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्रिजम्पशंस तो मैं आपको बताऊंगी ना, प्रिजम्पशन का इतना इंपॉर्टेंट रोल है। आप सोचोगे कि अरे एविडेंस एक्ट में इतनी पावरफुल चीज़ है और प्रिजम्पशन को इन लोगों ने एविडेंस में ही नहीं इंक्लूड किया, करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए, वो नहीं इंक्लूडेड। फिर अगला डिमेनर ऑफ विटनेस, मतलब विटनेस जो है वो कैसे बिहेव कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें भी देख के बहुत सारी चीज़ें मतलब जज को पता लगता है। कहाँ इंक्लूडेड है? नहीं इंक्लूडेड है ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर अब कभी कभी क्या कहते हैं कि जुडिशियल नोटिस है, वो भी नहीं इंक्लूडेड। जुडिशियल नोटिस भी जो है वो भी एविडेंस का काम करता है। फिर जो है ऑर्डर 26
रूल 9 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब जो कोर्ट रहता है, अपना माइंड वगैरह क्लियर करना होता है, तो ठीक है, कमिश्नर की वगैरह की बात करी जा रही है, तो वो भी एज एविडेंस तो यूज़ होता है ना, स्पॉट पे विजिट करने, ये सारी चीज़ें, ये भी नहीं इंक्लूडेड। तो देखो इसमें इतनी सारी चीज़ें, 6 चीज़ें मैंने आपको बता दी कि क्यों हमारा एविडेंस का डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। ये सारी चीज़ें यूज़ होती है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन ये लोग कहीं मेंशन्ड ही नहीं है। तो चलो एक एक करके एविडेंस की बात करते हैं। तो जो हमारा ओरल एविडेंस है वो 2 तरीके का था, ठीक है। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है हियर से। तो डायरेक्ट तो मतलब ये है कि इसमें ना किसी प्रूफ वगैरह की ज़रूरत नहीं है ना। मतलब इसने खुद ने विटनेस ने देखा, खुद ने विटनेस अपने 5 सेंसेस जो हैं उससे उसने परसीव किया और आके सामने बता रहा है, तो ये तो एकदम पक्की बात है। लेकिन जो हियर से एविडेंस है ना, एज ए रूल, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम ही बेकार है हियर से, लेकिन एज ए रूल तो ये नहीं है एडमिसिबल, ठीक है। ये कौन से केस में कहा गया था? ये कहा गया था शरद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इस केस में ये कहा गया था कि जो हियर से एविडेंस है एज ए रूल तो वो एडमिसिबल नहीं है, ठीक है। आगे पढ़ोगे ना तभी और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। फिर एक चीज़ है यहाँ पे, जैसे कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो रही है, ठीक है, उसे किसी ने इंटरसेप्ट कर लिया, ठीक है। कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, उसे कोई इंटरसेप्ट कर लेता है गलत तरीके से, तो क्या कहते हैं कि उसे क्या हम लोग एज ए मतलब एविडेंस मान सकते हैं क्या? बिल्कुल मान सकते हैं, इसमें कोई भी वो नहीं है। जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है ना, उसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ से एविडेंस लेके आ रहे हो, या फिर जो हमारा बीएस है उसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ से आया है। उसे बस मतलब है एविडेंस से, कि बस एविडेंस आ जाना चाहिए, बाकी कहीं से भी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीन्स से नहीं, वो एंड से गवर्न होता है, ठीक है। और तो यहाँ पे अलाउड है। ये बात कौन से केस में कही गई थी, इससे रिलेटेड मैं आपको, एक तो आप देख सकते हो सेक्शन भी है इंडियन एविडेंस एक्ट में, सेक्शन 29, और बीएसए में अगर आप लोग इसका सेक्शन देखोगे तो ये सेक्शन 22 का सेकंड प्रोवाइजो है, ठीक है। और ये बात कौन से केस में कही गई थी? टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का, इंटरसेप्शन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। तो ये कहा गया था एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नव, आई थिंक आप लोग को ये केस पता होगा, बट स्टिल ये सब आप देख सकते हो, एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू। आई होप इट्स गेटिंग क्लियर, ठीक है। सोचो इतना ये आयरनिकल बात है कि जो एक्ट है उसमें उसी की डेफिनेशन नहीं दे रखी, ठीक है। तो चलो अब इसका ठीक से क्लासिफिकेशन करके पढ़ते हैं। आई होप आप लोग को समझ आ रहा है। अब देखो, जो डायरेक्ट एविडेंस है ना उसे परसिपिएंट एविडेंस भी बोलते हैं, तो ये कंफ्यूज नहीं हो जाना कि अरे डायरेक्ट एविडेंस आ गया, परसिपिएंट आ गया। अब डायरेक्ट का एक होता है इनडायरेक्ट एविडेंस। अब ये क्या है, इन दोनों में फ़र्क है, ऑब्वियसली फ़र्क है। डायरेक्ट एविडेंस मतलब एकदम सीधा, एकदम एक्सप्रेस, मतलब कोई मतलब एकदम डायरेक्ट है ना, मतलब कोर्ट जो देखेगी सीधा, उसे मतलब कुछ हमें इन्फर करने की कोर्ट को ज़रूरत नहीं, जो दिख रहा है सामने उसी के बेसिस पे सब चीज़ हो जाएगा, एकदम डायरेक्ट, है ना, सीधी बात है एकदम। और उसके बाद इनडायरेक्ट एविडेंस में क्या होता है कि सीधा सीधा हमें कोई चीज़ नहीं पता चलती है, लेकिन क्या होता है कि हम कुछ इवेंट्स रहते हैं उनके बीच में एक चेन रहता है, जब वो चेन कनेक्ट होता है तो उससे कुछ बात सामने निकल के आती है, उस बात के बेसिस पे जो है मतलब कोर्ट कोई इन्फेरेंस ड्रॉ करती है कि अच्छा ऐसा है तो ऐसा हुआ होगा। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है, जो ए है उसका मर्डर हुआ है, ठीक है, तो अब उसका मर्डर बी ने किया, तो कैसे प्रूफ किया जाएगा? ऐसे बोला जाएगा कि ए के साथ वो कार में गया, लास्ट बार ए जो था बी के साथ था, इन लोगों के बीच में एनिमिटी थी, उसने धमकी दिया था, मतलब है ना, धमकी दिया था। उसके बाद क्या कहते हैं कि बी एक दिन पहले गया था गन लेने, है ना, उसके बाद उसके पास नाइफ भी था, है ना। फिर जो हमने इंजरीज देखी, ए के पास उस नाइफ की थी, गन की थी, मतलब ऐसे ऐसे कर करके हम लोग मतलब किसी चीज़ का पता लगाते हैं, कड़ियाँ जोड़ते हैं, ठीक है, इसे ऐसे कहते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, मतलब कड़ियाँ जोड़ के हम लोग को एक इन्फेरेंस ड्रॉ करते हैं। अब इसका टेस्ट क्या है, मतलब ये जो सारे इवेंट्स जो भी हुए हैं ना, उन इवेंट्स को देख के कोई एक रीजनेबल प्रूडेंट मैन, ठीक है, मतलब ना ओवर सेंसिटिव, ना एकदम रीजनेबल प्रूडेंट मैन, जो एकदम रीजनेबल प्रूडेंट मैन है, उसे भी देखकर अगर लग रहा है कि हाँ इसी ने मर्डर किया होगा, तो वो जो रहता है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को हम लोग एडमिसिबल मानते हैं। अब एक दो बातें हैं जो कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से रिलेटेड, उसको थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। तो कुछ केसेस हैं जहाँ पे इसके एसेंशियल्स बताए गए थे, ठीक है। तो एक केस आपको बताती हूँ, गंभीर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, और उसके बाद अशोक वर्सेस स्टेट। तो बेसिकली इन केसेस में ये बताया गया सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बारे में कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो क्या है कि
किसी सस्पिशन पे नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो सर्कमस्टांसेस है ना, जो भी सर्कमस्टांसेस हुए इनके बीच में एक चेन होना चाहिए, और ये जो सर्कमस्टांसेस है ना ये सस्पिशन का नहीं होना चाहिए। एक तो वैसे भी डायरेक्ट एविडेंस है नहीं, उस पर भी तुम किसी ऐसी चीज़ पे अपना जजमेंट बेस करो, आप किसी ऐसी चीज़ पे अपना जजमेंट दे रहे हो, अपनी बात को प्रूफ कर रहे हो जो कि ऑलरेडी सस्पिशियस है। अगर सर्कमस्टांसेस भी सस्पिशियस है तो नहीं चलेगा। जो सर्कमस्टांसेस हैं वो प्रूव होने चाहिए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, मतलब हाँ ये तो हुआ ही हुआ है, ठीक है। जैसे ए बी के साथ कार में गया ही गया है, ये प्रूव होना चाहिए। ये नहीं कि इसमें भी डाउट है, गया होगा नहीं गया होगा, नहीं, ये होना ही चाहिए, ठीक है। तो सर्कमस्टांसेस कैसे होने चाहिए, हमारे कंक्लूसिव नेचर के होने चाहिए, ठीक है। देखो मतलब देखो डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं मिलता है, सीधी सी बात है, हमेशा डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता है। सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बेसिस पे ही हमें चीज़ों को देखना होता है। तो अभी सर्कमस्टांशियल एविडेंस के कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है, बहुत ही ध्यान से उसे यूज़ करना होता है, ठीक है, क्योंकि हम इन्फरेंस ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ डायरेक्ट हमारे पास है नहीं। तो ये बात जो थी कि सस्पिशन पे नहीं बेस्ड होना चाहिए, ये कौन से केस में कहा गया था, बलविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। मैं केस का नाम आपको बता रही हूँ, मतलब अगर आप आंसर राइटिंग करो तो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो, डेट्स वाई मैं केस के नाम लिख दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर्कमस्टांशियल एविडेंस और डायरेक्ट एविडेंस सेम फुटिंग पे, आपको क्या लग रहा है कि ये जो डायरेक्ट एविडेंस है और सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, क्या ये दोनों बराबर हैं? आपका क्या कहना है इस पे? तो देखो, अगर हम लोग ऐसे ऊपर ऊपर से देखें तो लगेगा कि नहीं, दोनों बराबर नहीं है, लेकिन अगर सर्कमस्टांशियल एविडेंस की जो चेन है ना, वो पूरी प्रूव हो जाती है, ठीक है, कि मतलब अब तो कोई रीजनेबल आदमी पक्के से कहेगा कि हाँ भाई ए का जो मर्डर है वो बी ने ही किया है ना, एकदम प्रूव हो जाए, मतलब एकदम जो चेन है वो कंप्लीट हो जाए, तो ऐसे में सर्कमस्टांशियल एविडेंस और डायरेक्ट एविडेंस की सेम वैल्यू होती है, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन देखो, ठीक है, इसी से मिलता जुलता सा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि क्या सोल विटनेस के बेसिस पे, ठीक है, अब आपको डायरेक्ट और सर्कमस्टांशियल तो समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया इस वजह से कि क्या सोल विटनेस पे किसी इंसान को कन्विक्ट किया जा सकता है? सिर्फ एक ही विटनेस है, क्या आप उसके बेसिस पे कन्विक्ट कर सकते हो? तो आपको क्या लगता है, जस्ट थिंक। तो देखो, अगर हम लोग सेक्शन 134 देखें इंडियन एविडेंस एक्ट का और बीएसए का सेक्शन 139, तो उसमें ना ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि हमारे पास इतने विटनेस होने चाहिए। जैसे मैंने आपको कार्डिनल प्रिंसिपल बताया था, तो वहाँ पे मैंने आपको साफ बताया था कि हमें इससे मतलब नहीं नंबर कितना है, हमें ये देखना है कि क्वालिटी क्या है। जो विटनेस आया है अगर वो बात एकदम पूरी सही सही बता दे रहा है, मतलब एकदम इम्पीचेबल है, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ उसका इतना लंबे समय तक, लेकिन वो इंसान टिका रहा, जो बात बोल रहा है मतलब कोई भी देख के साफ साफ उसे कह देगा कि सच बोल रहा है, ठीक है, सारे टेस्ट वो पास कर गया जो भी उसके साथ क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, तो जस्ट एक विटनेस सफिशियंट है कन्विक्शन के लिए। तो इसके रिगार्ड में केस भी है, ठीक है, जो मैंने सेम बात बोली यही सेम बात शीलम रमेश वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में कही गई थी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर के पैटर्न से बता रही हूँ, है ना, तो जैसे कि हम सब चीज़ें साथ में कवर करते चलें। उसके बाद अब जब हम पढ़ेंगे, अब हमारा अगला जो टॉपिक होने वाला है कि जो अप्रूवर होता है उसके एविडेंस की क्या वैल्यू होती है। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि अप्रूवर कौन होता है, हाँ इससे रिलेटेड सेक्शंस भी वो भी बताऊंगे। अप्रूवर कौन होता है, तो अप्रूवर बेसिकली क्या होता है कि अकम्प्लिश ही होता है। अब आपको अकम्प्लिश समझना पड़ेगा। अकम्प्लिश वो लोग होते हैं, मतलब अगर बोलूँ तो पार्टनर इन क्राइम, है ना, तो जिन्होंने साथ में मिलके क्राइम किया होता है, ठीक है, तो वो बोलते हैं अकम्प्लिश। जब ये अकम्प्लिश प्रोसिक्यूशन के फेवर में आ जाता है, किसके फेवर में आ जाता है, प्रोसिक्यूशन के फेवर में, मतलब जब ये अकम्प्लिश प्रोसिक्यूशन की तरफ से गवाह देने के लिए, प्रोसिक्यूशन की तरफ से विटनेस बनने के लिए तैयार हो जाता है, तब वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तब वो अप्रूवर में कन्वर्ट हो जाता है। तब आप सोचोगे कि इसने भी मतलब अगर क्राइम साथ में किया है तो ये अगेंस्ट में क्यों बोल रहा है, मतलब ये प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट क्यों जा रहा है। तो यहाँ पे क्यूड प्रो क्यू रिलेशन है, मतलब अगर वो बात बताएगा, अगर वो सब कबूल कर लेगा तो उसको जो है पनिशमेंट कम मिलेगी, ठीक है, उसे थोड़ा कंसेशन होगा, तो वो अपना फ़ायदा देख के ये बातें बता रहा होता है, ठीक है। लेकिन अब अप्रूवर का एविडेंस कितना रिलायबल, अब क्वेश्चन ये आता है कि अप्रूवर का जो एविडेंस है आपके हिसाब से कितना रिलायबल होगा। देखो क्वेश्चन ये उठता है कि वो एक तो खुद वो चोर आदमी है, ठीक है, चोरी तो चोरी, ऊपर से दल भी बदल रहा है, तो उसका एविडेंस कितना रिलायबल होगा। तो इस रिगार्ड में हमारे पास एक केस है, ठीक है, उस केस में बताया गया कि इसकी क्या एविडेंशियरी वैल्यू है या फिर क्या प्रोबेटिव वैल्यू है। तो रविंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, इसमें एक बात कही गई है कि जो अप्रूवर है, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, उसका स्टेटमेंट लेंगे। देखो उसे एक तरीके से उसे भी तो कुछ मतलब फ़ायदा हो रहा है ना, ऐसे ही थोड़ी बता रहा है, क्यूड प्रो क्यू रिलेशन है ना, तो सबसे पहले वो, उसके बाद हम उसे क्या करेंगे, कोरोबरेट करेंगे। अच्छा देखो मैं क्या बोल रही हूँ कि रिलायबल है कि नहीं, तो दो टर्म्स होते हैं,
कोरोबरेट समझने से पहले समझो 2 टर्म्स होते हैं, एक होता है रिलायबल, एक होता है रिलेवेंट। तो जो रिलेवेंसी है वो तो लॉ बताएगा कि रिलेवेंट है कि नहीं, लेकिन रिलायबल है या नहीं ये कौन डिसाइड करता है? जज डिसाइड करता है। तो अभी हम लोग रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो ये जज डिसाइड करेगा। तो पहले उसे क्या किया जाएगा, जब भी ये कोई जो भी प्रूफ देता है ना, मतलब जो भी ये बातें बताता है अप्रूवर, उसको क्या किया जाएगा? कोरोबरेट किया जाएगा, ठीक है, देखा जाएगा कि ये सही है या नहीं। तो अगर कोरोबरेट किया जा रहा है ना, तो अगर सही प्रूव हो गया तो हम लोग अप्रूवर पे रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एकदम से ही साफ मना कर दिया जा रहा है, वरना कैसे चीज़ें पता चलेंगी, है ना। अगर सिर्फ बहुत मुश्किल होता है क्रिमिनल केस में किसी भी चीज़ को प्रूफ कर पाना, तो ये एक अच्छा तरीका होता है पता करने का। चलो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ विटनेस, ठीक है। टाइप्स ऑफ विटनेस देखने से पहले ये जानो, अब विटनेस मतलब कितने तरीके के विटनेस होते हैं। तो बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे इंटरेस्टेड हो गया, है ना, चाइल्ड विटनेस हो गया, स्टॉक विटनेस हो गया, है ना। तो बहुत सारे तरीके के विटनेस होते हैं। अब ये मतलब विटनेस कोई भी हो सकता है ना। ये हमें कैसे पता चल रहा है कि विटनेस कौन हो सकता है? क्या कोई विटनेस का कोई क्राइटेरिया है? जैसे अक्यूज का क्राइटेरिया कि उसने कोई ऑफेंस किया, तो क्या कोई विटनेस का भी कोई क्राइटेरिया है? तो बिल्कुल इसमें विटनेस का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर हम लोग भी अपना इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 118 देखें, तो उसमें ये बात कही गई थी कि कोई भी जो है वो विटनेस हो सकता है, ठीक है। कोई भी, बस 2 लोग नहीं हो सकते, ठीक है। एनीवन, लिटरली उन लोगों ने लिखा है एनीवन, बस 2 एक्सेप्शन है, ठीक है। वो 2 एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन नंबर 1 ये है कि वो जो उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो समझ नहीं पा रहा है ना, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सबसे पहली बात ये है। उसके बाद दूसरी बात ये है कि कोई मतलब वो आंसर नहीं कर पा रहा है कोहेरेंटली, है ना, नॉट एबल टू आंसर, या तो क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा या फिर आंसर ही नहीं दे पा रहा। अब आंसर क्यों नहीं दे पा रहा? क्या पता सिक है, ओल्ड एज है ना, अनसाउंड माइंड का है, ये सारी चीज़ें। तो ये जो सेक्शन है ना बीएसए में, फिलहाल मतलब हमारा सेक्शन 124 बन चुका है ये। और इसमें डिफरेंस है, जैसे पहले ना क्या था, इंडियन एविडेंस एक्ट में वर्ड यूज़ किया गया था ल्यूनाटिक, लेकिन अभी क्या वर्ड यूज़ किया गया? अनसाउंड माइंड, ठीक है। ये डिफरेंस है, बाकी तो सेम ही है। तो इसमें ये 2 लोग नहीं अलाउड, बाकी कोई भी जो है वो सब कॉम्पिटेंट विटनेस है, ठीक है। तो अब हम लोग जो सबसे पहला कैटेगरी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंटरेस्टेड विटनेस का। अब इंटरेस्टेड विटनेस कौन होता है? इंटरेस्टेड विटनेस वो होता है कि जो केस का आउटकम आएगा ना उसमें उसका इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। मतलब उसमें उसका कोई फ़ायदा नुकसान होगा, जो भी आउटकम आएगा, जो भी जजमेंट आएगा, मतलब उससे वो एसोसिएटेड रहता है, ठीक है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर हस्बैंड वाइफ का कोई मैटर है, ठीक है, वहाँ पे वाइफ प्रेजेंट है, तो ऐसा माना जाएगा, मान लो हस्बैंड की डेथ हो गई है ना, तो वाइफ से अगर किसी तरीके का एविडेंस लिया जा रहा है ना, वाइफ एज ए विटनेस एक्ट कर रही है, तो वाइफ को क्या बोलेंगे हम लोग? क्यों इंटरेस्टेड विटनेस है, ठीक है। तो जनरली वो बात अपने हस्बैंड के ही फेवर में बोलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आउटराइटली जो है इंटरेस्टेड विटनेस को नहीं मतलब हटा सकते, क्योंकि सपोज लेट्स से एग्जांपल, घर में कोई रात घर में कुछ हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कायदे से तो सारे ही फिर इंटरेस्टेड विटनेस हो जाएंगे ना, तो फिर केस कैसे सॉल्व होगा? केस सॉल्व हो जाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे रिगार्ड हमारे पास कुछ केसेस हैं। केस ये है कैलाश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, है ना। इसमें ये कहा गया कि इस ग्राउंड पे हम किसी का जो विटनेस है, मतलब एविडेंस जो है, हम उसे नहीं रिजेक्ट कर सकते जस्ट बिकॉज वो इंटरेस्टेड पार्टी है। तो और एक और चीज़ है कि हम लोग ये कैसे प्रिज्यूम कर सकते हैं कि जो इंसान है वो सही ही बोलेगा, है ना, जस्ट बिकॉज वो इंटरेस्टेड नहीं है, डिसइंटरेस्टेड है ना। तो वो कैसे हम कैसे अश्योर कर सकते हैं कि वो सही बोल रहा है? ये बात किसमें बोली गई? स्टेट वर्सेस अरू प्रधान के केस में बोली गई, ठीक है। फिर एक और केस है इस रिगार्ड में कि हाँ, हमें इंटरेस्टेड विटनेस का जब हम लोग विटनेस लेते हैं तो हमें थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। प्रहलाद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में केस में बोला गया था, थोड़ा हमें कॉशन दिखाना चाहिए। आई होप माई हैंड राइटिंग इज़ नॉट डेट वेरी बैड, मैं बोल भी रही हूँ तो आपको क्लैरिटी होगा। तो प्रहलाद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में बोला गया। अगला आता है हमारे पास स्टॉक विटनेस। अब स्टॉक विटनेस कौन होता है? स्टॉक विटनेस बेसिकली वो होता है मतलब जो पैसे लेते हैं और हर जगह एविडेंस देते हैं, ठीक है, एफिडेविट वगैरह ये सारी चीज़ें बनाते हैं। ऑल्दो ये कॉम्पिटेंट तो है ना, अगर हम लोग जैसे मैंने अभी आपको सेक्शन बताया उस हिसाब से कॉम्पिटेंट तो है, लेकिन इसका जो विटनेस है, अब ये कहीं पे पैसों के चक्कर में बोलता है, ठीक है। तो इसके मतलब इसका जो टेस्टिमनी है इसका कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इसके रिगार्ड में एक केस है, देख सकते हो। आई होप आपको समझ आ रहा है। ये ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अभी इररिलेवेंट लग रहा होगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस पढ़ के आओगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा रेलिवेंट लगेगा। ऐसे भी इतना कोई इररिलेवेंट नहीं लग रहा होगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सो बलदेव सिंह वर्सेस स्टेट के केस में बात कही गई थी, ठीक है, कि ये इसकी कोई भी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट विटनेस के बारे में। इंडिपेंडेंट विटनेस की
काफ़ी ग्रेट एविडेंशियरी वैल्यू है, ठीक है। जो इंडिपेंडेंस विटनेस होते हैं, क्योंकि उनका मतलब कोई केस से लेन-देन नहीं रहता ना, तो झूठ क्यों बोलेंगे? हम नॉर्मल सी बात है, हम लोग यही अज़्यूम करेंगे कि वो तो जो है सच ही बोल रहे हैं। तो एक हमारे पास केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस हरीराम, ठीक है। इस केस में कहा गया कि हमें बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए अगर हम लोग इंडिपेंडेंट विटनेस जो आया है उसके हम लोग टेस्टिमनी को रिजेक्ट करें। वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न आर रिक्वायर्ड, ठीक है। फिर एक और चीज़, अगर मान लो ये जो इंडिपेंडेंट विटनेस है, ठीक है, अब क्या होता है, मान लो वो इंजर्ड भी है, तब तो इतना स्ट्रॉन्ग विटनेस बन जाता है कि पूछो मत। सिर्फ सोलली इंडिपेंडेंट विटनेस के टेस्टिमनी पे कन्विक्शन भी हो सकता है, ठीक है। कन्विक्शन तो मैंने आपको बताया कि ये सब देखो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ऑल्दो हमारे पास एविडेंस जो है मे बी सर्कमस्टेंशियल होगा, है ना, हमें वीक लगता है, लेकिन अगर कोरोबरेट हो जाता है, ठीक है, तो चीज़ एकदम सामने प्रूव हो जाती है, तो फिर भी जो है कन्विक्शन हो जाता है, लेकिन थोड़ा मुश्किल ही होता है इन सब चीज़ों में। तो इंडिपेंडेंट है प्लस इंजर्ड है तो बहुत स्ट्रांग होता है। इंजर्ड है, इससे क्या बात पता चल रही है? इंजर्ड इससे पता चल रहा है कि वो स्पॉट पे प्रेजेंट होगा, वो जो जगह है वहाँ पे वो प्रेजेंट होगा। लेकिन इसमें हमें एक बात ये क्लैरिफाई करनी होती है कि वो जो इंजरी है, ठीक है, वो मतलब सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ना हो। ऐसा होता है कि नॉर्मली खुद कर लेते हैं, ठीक है। इसी जैसे अगर आपने देखा होगा, एक मूवी थी सेक्शन 375, अब तो मूवी का नाम भी गलत हो चुका है। तो उसमें जो विक्टिम थी, रेप विक्टिम, उसने क्या किया था, इंजरीज जो थी उसने सेल्फ इन्फ्लिक्ट करी थी, ठीक है। तो ऐसे भी केसेस आते हैं। अगले तरीके का विटनेस है हमारे पास नेचुरल विटनेस। तो नेचुरल विटनेस क्या होता है, मतलब वो उस जगह पे, जिस जगह पे मतलब ये इंसिडेंट है, जो भी एक्ट है, क्राइम है, जो भी चीज़ हुई है, उसका प्रेजेंट होना वहाँ पे नेचुरल था, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कहीं स्ट्रीट पे हो रहा है, ठीक है, एक स्ट्रीट हो रहा है जहाँ पे कोई, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई भी एक शॉप वाला है, ठीक है, सपोज वो फ्लावर्स बेचता है, ठीक है, टेम्पल के आसपास हो रहा है कुछ, तो फ्लावर्स सेल करता है, ये सब सेल करता है, तो वो नेचुरल है। वो जो इंसान फ्लावर्स सेल कर रहा है उसका वहाँ पे प्रेजेंट होना क्या है, नेचुरल है। तो मतलब वो वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा ही, तो उसका जो विटनेस रहता है वो बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो नेचुरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये इस केस में कहा गया था कृष्णधाम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, कि जिसका प्रेजेंस नेचुरल होता है, मतलब इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचुरल कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब उसका रहना नॉर्मल है वहाँ पे। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि वो जो फ्लावर बेचने वाला है, हमें पता है कि जो टेम्पल की ओपनिंग टाइम है, तो उसका वहाँ पे रहना एकदम नॉर्मल है। वो अपने काम से वहाँ पे ऐसा नहीं कि उसे बुलाएगा, वहाँ पे नॉर्मली रहता है, ठीक है। तो नॉर्मल रहता है उसका, जहाँ पे भी एक्सीडेंट या जो भी अकरेंस हो वहाँ पे उसका प्रेजेंट होना नेचुरल है, ठीक है। फिर अगला आता है हमारे पास चांस विटनेस। आई होप मैं आपको कन्वे कर पा रही हूँ व्हाट आई वांट टू कन्वे। नहीं समझ आता है फिर भी आप पूछो, ठीक है। चांस विटनेस क्या होता है, मतलब उस इंसान की रीजनेबल एक्सपेक्टेशन नहीं है वहाँ पे होने की, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे रहता है, ठीक है। तो इसका जो एविडेंस रहता है वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो जाता है, मतलब तुरंत नहीं रिलाई किया जा सकता। पहले तो उसे पूछना पड़ेगा कि यहाँ पे क्यों हो तुम, है ना, वी रियली नीड टू आस्क कि यहाँ पे वो क्यों है ना। वरना क्या होता है कि झूठे ऐसे विटनेस बनाए जाते हैं। तो चांस विटनेस होता है, उससे सबसे पहला क्वेश्चन था कि वाई रिप्रेजेंट हेयर। अब मतलब जैसे वहाँ पे उस इंसान का प्रेजेंट होना मतलब एक्सपेक्ट, मतलब रीजनेबली नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि वो प्रेजेंट होगा। जैसे एक केस था, है ना, इस केस का नाम है सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है। एक हस्बैंड था, वो रोज ऑफिस जाता था, आई थिंक पिछले कुछ सालों से, आई थिंक मे बी 3 years कुछ ऐसा ही था, ठीक है। वो ऑफिस जाता था, कभी बीच में नहीं आता था, ठीक है। फिर क्या हुआ, उस दिन वो अचानक से बीच में ही आ गया। तो जब गया ऑफिस, अचानक से उस दिन घर पे बीच में ही आ गया, तो वहाँ पे उस दिन अपने ही घर में वो क्या बन गया, चांस विटनेस बन गया, है ना। तो क्या उसका वहाँ पे प्रेजेंट होना, ऑल्दो उसी का घर है, लेकिन उस टाइम उसका घर पे प्रेजेंट होना जो है मतलब नेचुरल नहीं था, नॉर्मल नहीं था, तो वो क्या हो गया, वहाँ पे चांस विटनेस हो गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि वाई रिप्रेजेंट हेयर, है ना। जैसे ये कोशिश करी जाती है, ठीक है, कि झूठे गवाह बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, तो बहुत केयर और कॉशन के साथ मतलब जजेस को डील करना पड़ता है। दे हैव अ लॉट टू डू। अगला विटनेस है ट्रैप विटनेस, ठीक है। ट्रैप विटनेस क्या करता है, मतलब ये ना एक तरीके का इंटरेस्टेड विटनेस ही रहता है। वो तो चाह ही रहा होता है कि बस ये फंस जाए, ठीक है। तो इसको भी ग्रेट केयर और कॉशन के साथ देखते हैं ना, क्योंकि इंटरेस्ट, ट्रैप विटनेस ट्रैप कौन करेगा, ऑब्वियसली वही करेगा जिसका इंटरेस्ट है ना उसमें। तो ये जो स्टिंग ऑपरेशन टाइप्स कुछ इस तरीके से आप मतलब कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो किसी तरीके से जैसे
बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कोई किसी को ब्राइब दे रहा है, ठीक है, उसे रिकॉर्ड करना, तो एक तरीके से ये जो ट्रैप विटनेस होता है, तो उसमें इंटरेस्टेड विटनेस रहता है, तो इसे कोरबोरेट करने की ज़रूरत रहती है। कोरबोरेट मतलब मिला के देखना, जो बाकी चीज़ें हमारे पास है, बाकी जो प्रूव्ड चीज़ें हैं, बाकी जो सर्कमस्टांसेस हैं, उससे हम मिलाकर देखते हैं। तो कोरबोरेशन कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है कि मिलाकर देखना ही है, लेकिन रूल ऑफ प्रूडेंस है। अगर कर लिया जाए तो अच्छा ही है, ठीक है, डबल श्योरिटी हो जाती है। और किसी भी चीज़ पे देखो इतनी जल्दी कोई रिलाई नहीं करता है, ठीक है। कोर्ट ना बहुत फटाक चीज़ों पे नहीं रिलाई करते, जितना मतलब मैंने देखा है। फिर अगला है डिफेंस विटनेस। डिफेंस विटनेस भी उतना ही रिलायबल है जितना प्रोसिक्यूशन का विटनेस है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि जस्ट बिकॉज वो डिफेंस की तरफ से बोल रहा है तो ही इज़ लेस देन अ विटनेस, नो, इक्वल फुटिंग है, ठीक है। तो इसके रिगार्ड में भी हमारे पास केस है, केस का नाम है दूधनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है। तो इस केस में यही कहा गया था कि उनको ओवरलुक नहीं कर देना चाहिए, है ना, उनको इग्नोर नहीं कर देना चाहिए, उनकी बातों को कोई वैल्यू नहीं देनी चाहिए जस्ट बिकॉज वो डिफेंस का विटनेस है। बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए कि हम उनके विटनेस को क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, क्लियर। अगला है हमारे पास हॉस्टाइल विटनेस। हॉस्टाइल विटनेस कौन होता है? जिसने दल बदल लिया है, ठीक है, वो आया था किसी और की तरफ से, अब बोलने लग जाता है दूसरे पार्टी की तरफ से, तो क्या इसको ये अनरिलायबल हो जाता है? देखो अनरिलायबल तो नहीं होता है, ठीक है। भगवान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में कहा गया था कि हम क्या करते हैं, ये जो भी मतलब जो भी इसके टेस्टिमनी रहते हैं हम उसे कोरबोरेट करते हैं, ठीक है। और कोरबोरेट करने के बाद अगर लगता है सही बोल रहा है तो इसके एविडेंस को यूज़ कर लिया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर सतपाल वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के केस में कहा गया था, ये तो मतलब जो है फाइनली कोर्ट के ही हाथ में है, कि कोर्ट का प्रेरोगेटिव है, कि मतलब वो चाहे तो एक्सेप्ट करे, नहीं चाहे तो मना कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, पूरा का पूरा कोर्ट का प्रेरोगेटिव है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास चाइल्ड विटनेस। तो चाइल्ड विटनेस की क्या कोई वैल्यू होती है? तो देखो नॉर्मली जो चाइल्ड रहते हैं उनका विटनेस लेने के टाइम कोर्ट को बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ता है, क्योंकि बच्चे होते हैं कुछ भी बोल सकते हैं, लिटरली कैन बाय देम जस्ट बाय अ चॉकलेट, राइट। तो चाइल्ड विटनेस के टाइम मतलब बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, लेकिन कुछ जजमेंट्स हैं जिससे हम लोग एक जो चाइल्ड विटनेस है उसकी एविडेंस की वैल्यू समझ सकते हैं, मतलब कि क्या एविडेंशियली वैल्यू है, क्या प्रोवेटिव वैल्यू है। तो इस केस में ये कहा गया कि जस्ट बिकॉज वो चाइल्ड है ना, तो ऐसा नहीं है कि उसके विटनेस को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो कोर्ट को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जैसे ही कोर्ट है तो पहले सबसे पहले तो उसे काफ़ी अच्छे से हैंडल करना चाहिए, उस बच्चे को कंफर्टेबल करना चाहिए, डायरेक्टली जो उसका एविडेंस है तुरंत से रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा समय देना चाहिए बच्चे को कि जब वो कंफर्टेबल हो ये चीज़ें रिकॉर्ड कराने के लिए, जस्ट बिकॉज इज बहुत ध्यान देना पड़ता है क्योंकि ही इज़ अ चाइल्ड, है ना, वो कुछ भी कह सकता है। तो अगर जो चाइल्ड है वो मतलब जो चाइल्ड जो बातें बोल रहा है वो शेकी बातें, मुझे ना दृश्यम मूवी अचानक से याद आ गई, मैंने बहुत पहले देखी, उसमें जो छोटी बच्ची थी उसे सिखा दिया गया था, वही बोली जा रही थी कि दे हैव ईटन बढ़ा पाओ ऐसे ऐसे करके। तो चाइल्ड विटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, अगर लगता है बच्चा शेकी है तो हमें क्या चाहिए, कोरोबरेट करना होगा, ठीक है। तो ऐसे सीधे मना नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उनके विटनेस पे इतना ज़्यादा रिलाई भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। फिर एक और केस, एक केस है इस रिगार्ड में, जैसे एक केस था सुरेश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में क्या हुआ कि एक जो एविडेंस था 5 साल के बच्चे ने दिया था, ठीक है, वो ऑल्दो अनकोरोबरेटेड भी हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि चाइल्ड के विटनेस को हमेशा कोरोबरेट ही किया जाए, अनकोरोबरेटेड था, लेकिन अगर वो एकदम सही लग रहा है, ठीक है, रिलायबल है, तो जस्ट उस 5 साल के बच्चे के टेस्टिमनी पे भी कन्विक्शन हो सकता है, दिस नथिंग रॉन्ग इन इट, ठीक है, अगर वो रिलायबल है तो। फिर एक केस था तहल सिंह, इसमें एक बात कही गई थी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, कि जो गांव के बच्चे होते हैं और शहर के बच्चे होते हैं उनमें डिफरेंस होता है, क्योंकि क्या होता है जो जितने ज़्यादा डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में रहता है, जितने हार्डशिप्स फेस करता है उतना ज़्यादा मैच्योर होता है। तो गांव का एक बच्चा जो होगा वो ज़्यादा मैच्योर होगा सेम एज के इन कंपेरिजन शहर का बच्चा, है ना। तो ऐसे में हम लोग गांव के बच्चे को 12-13 साल का कोई गांव का बच्चा है तो उसका जो एविडेंस होगा हम उसे ग्रोन अप का एविडेंस मानेंगे, ठीक है, बच्चे का एविडेंस नहीं मानेंगे क्योंकि इज़ मैच्योर इनफ, क्लियर। फिर एक और विटनेस है हमारे पास ओपिनियन विटनेस, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट केस है ओपिनियन विटनेस, मतलब जो विटनेस जो कि ओपिनियन देते हैं, जैसे ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, है ना, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो बेसिकली आपने इंडियन एविडेंस एक्ट में भी सबको पढ़ा होगा, अभी जब भी टाइम आएगा तो उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, इस वजह से यहाँ पे शॉर्ट में जस्ट बता रही हूँ। तो ओपिनियन विटनेस मतलब जो ओपिनियन रहता है ना वो कभी भी कंक्लूसिव नहीं माना जाता है, वो जस्ट कोरोबरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। कभी भी केस के शुरुआत में जब मैटर चल रहा होता है तो हमेशा जो ओपिनियन विटनेस रहता है हमेशा लास्ट रिजॉर्ट रहता है, ये नहीं कि उसे पहले ही बुला लिया वो अपना ओपिनियन दे देगा, नहीं, ओपिनियन तो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का होगा,
ठीक है। बाकी तो ये सब कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ओपिनियन का विटनेस किसने एकदम एंड में मंगाया जाता है, किस पर्पज़ के लिए, कोरोबरेट करने के लिए। ये नहीं कि उसे कंक्लूसिव मान लिया जाएगा फिर उसे कोरोबरेट किया जाएगा, नहीं। इसका बेसिकली जो पर्पज़ रहता है किस लिए यूज़ होता है, कोरोबरेशन के लिए यूज़ होता है, दैट्स इट। ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी एक केस में कहा था कि डीएनए जो है अकेला एविडेंस नहीं हो सकता, ठीक है, वो कोरोबरेटिव ही है। तो आई होप इट इज़ क्लियर। अगर किसी भी तरीके का डाउट हो, देखो और भी तरीके के विटनेस है, बट आई थिंक दिस इज़ मतलब ठीक है, इतने में काम हो सकता है ना। और अगर आपको और चाहिए तो वी कैन डिस्कस डेट ऑल्सो, वरना फिर बहुत ज़्यादा ही लेंदी हो जाता है, और इतना आई थिंक इट्स मोर देन सफिशिएंट। सो इफ़ देयर इज़ एनी डाउट, एनी फीडबैक, प्लीज़ डू मेंशन द कमेंट बॉक्स। मुझे भी पता चलेगा एटलीस्ट ये चल कैसा रहा है ना, वेयर वी नीड टू इम्प्रूव, कहाँ पे कैसे क्या करना है, so that we will be able to serve you more better. So thank you for watching this video. Whatever it is, do mention the comment box. Hare Krishna. वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।